नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम थोड़े नज़दीक आने वाले हैं। सभी बच्चों की एक डिमांड बनी हुई है कि क्विक रिवीजन लेके आइए सर, जिससे कि हम फटाफट से और चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएँ, अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर पाएँ और इसी तरीके से हम आगे चल के अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको आप बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है? ये चैप्टर है पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे पहले मैं लेकर के आया हूँ। हैंड रिटन नोट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हैंड रिटन नोट्स अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। हमारे पास में कुछ के पास अवेलेबल हैं और कुछ के पास नहीं भी हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वो लेकर के आया हूँ। ठीक है? तो आप लोग आराम से इसको देखते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है और इसके साथ ही आप लोगों को कमेंट करके जो भी डाउट आए ना, वो सारे मेरे को बताते जाना है। कॉपी पेन ज़रूर ले लेंगे, कोई कंजूसी, कोई भी आलस नहीं चलेगा। अब आपको एकदम टाइट हो जाना है, अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो जाना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर अपने पास में कुछ छोटा सा टॉपिक आता है एक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है वैसे तो, और उसको समझने में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। सीधी सी बात है, नॉर्मल से ऐसे कोई अपने आसपास चेंज होते रहते हैं जिनके अंदर पदार्थ की कोई भी अवस्था चेंज होती है, आकार, साइज, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पदार्थ के गुणों के अंदर काफ़ी अलग तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे उस पदार्थ को पहचानना, यानी उसके गुण सारे के सारे नए गुण होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक गुण बोलते हैं। ठीक है? तो आप देख लीजिए, मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि पहला तरीका ये है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएँगे, फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाएँगे और आप लोग क्या करेंगे, इनको स्क्रीनशॉट जब ले रहे हो, तो उनको नोट भी कर लेंगे। ठीक है? सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, बाकी आप समझदार हैं सभी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इधर साइड में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ये लीजिए, आ जाइए। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भौतिक गुण यानी कि आकार, लंबाई, ये चीज़ें। और लेकिन वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उनको हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है? इस तरीके से अब इस परिवर्तन के अंदर, यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर, कोई नए पदार्थ का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ जरूर बनेगा। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन से बने उत्पाद को पुनः क्रियाकारक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में आप क्रियाकारक से वापस से अपना उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है, इसमें कुछ कन्फ्यूज हो सकती है। स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि जो पदार्थ एक बार बन जाता है उसको आप दोबारा से पहले वाले पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ से पानी बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। पानी से आप वापस बर्फ़ बना सकते हो। कागज़ का फटना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन बोला गया है। मोम का पिघलना, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं बनी है। मोम पिघल करके केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। और जल का उबलकर वाष्प बनना, पानी है वो पहले लिक्विड में था फॉर्म में, अब वो द्रव अवस्था से वाष्प बन गया है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन ही माना जाएगा। इसके अलावा जल में साधारण नमक का घुलना, इसको अलग भी कर सकते हैं वापस। बल्ब का जलना, वापस बंद कर सकते हैं उसको। लकड़ी का टूटना, नया चीज़ नहीं बनी, इसलिए इस भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक के देख लो, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम के फीते का जलना। अब जलना किसी का भी हो, कोई भी चीज़ जलेगी ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। भोजन का पाचन, लकड़ी का गलना, श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा CO2 को बाहर छोड़ना, एक से देखो दूसरी चीज़ बन जाती है, इसलिए इसको भी रासायनिक परिवर्तन बोला गया है। अब इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देंगे हम। मान लो आपके चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कोई पूछ ले परिभाषा बताओ साहब, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर आप नाम लिख लेना, जो नोट्स लिख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा,
यहाँ पर नाम आएगा रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा ये अगर आपको अच्छी ना लगे, दूसरी डेफिनेशन आपके लिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये नए पदार्थों का निर्माण होता है ना, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम के फीते का वायु की उपस्थिति में जलना, मैग्नीशियम का अगर आप रिबन ले जलना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जलना जो भी है वो सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आएंगे। इसके अलावा रासायनिक समीकरण क्या होता है फिर, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उसको अपने को पहचानेंगे कैसे। अब नई चीज़ बनी, उसको तो हम पहचान नहीं सकते कि भाई जो ये राख है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, नहीं। तो फिर कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे हम इनको पहचान सकते हैं। वो तरीका क्या है, अगर कोई पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है और उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गंध में परिवर्तन हो रहा है तो भी आप बोल सकते हो कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको समझने का काम अपना कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, आपका अगला ही टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये आपको बताना है। रासायनिक अभिक्रिया तो बता दिया आपने, समीकरण और बता दो, फिर बता देंगे क्या दिक्कत है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना बहुत लंबा हो जाता है, अतः इसे संक्षिप्त यानी छोटे रूप में शब्द समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसको वाक्य के रूप में लिखो तो आप क्या बोलोगे, जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिलता है। इतनी बड़ी लाइन बोलनी पड़े, या फिर सीधा छोटी सी लाइन में बोल दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सा आसान तरीका है। इसको हम क्या बोलते हैं पता आपको, इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। ये रासायनिक समीकरण नहीं है वैसे, ये है शब्द समीकरण, क्योंकि आपने जो भी अभिकारक हैं और जो भी उत्पाद हैं उनको हमने शब्दों के रूप में लिखा, इसलिए शब्द समीकरण हो गया। अब यहाँ पर अभिकारक शब्द आया तो अभिकारक होते क्या है, अभिकारक, ये लो अभिकारक। अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उन सभी को हम अभिकारक बोलते हैं। समझ गए होंगे इतनी बात। अच्छा ठीक है, उसके बाद में बात आती है उत्पाद। ये किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को यदि उनके प्रतीक के रूप में लिख दिया जाए, और प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब इसको इनके प्रतीक, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या हो जाएगा MgO, और ये सॉलिड अवस्था में होता है, इसलिए ये जो नीचे वाला आपने लिखा है ये है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कोई नियम होते हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, नहीं कुछ भी नहीं लिख सकते हम, कुछ नियम होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा तब जाके हम उसको लिख पाएंगे। क्या क्या नियम होते हैं उनको देख लो एक एक करके। समीकरण के अंदर हमेशा अभिकारक को दाईं ओर लिखोगे और उत्पाद को बाईं ओर लिखोगे। ठीक है, लेकिन देखो अभिकारक को दाईं ओर, किसके दाईं ओर, आपके नोटबुक है उसके दाईं ओर लिखोगे। अगर आप अपने देख रहे हो तो अपना क्या होगा, अपना ये क्या हो जाएगा, अपना रह जाएगा ये बायां भाग, अपना बायां, अपने बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और तथा उत्पाद को अपने दाईं ओर लिखोगे, ये कर लो। कॉपी के देख रहे हो तो फिर उल्टा हो जाएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप ये दाईं जो अभी मैंने लिखा ना बायां और दायां, ये लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे की। यदि अभिकारक तथा उत्पाद दो या दो से अधिक हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह आप जरूर लगाओगे। मान लो दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं तो उन दोनों चीज़ों से मिल करके कोई एक और नई चीज़ बन रही है तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे उसके अंदर दोनों अभिकारकों के बीच में एक प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये आप बोलना चाह रहा है ये बात। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य हमेशा एक तीर का निशान जरूर लगाएंगे आप। ठीक है, और जिसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए, उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरण को संतुलित करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कई बार
कि भाई समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी है। रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण होता है उसको संतुलित क्यों करते हैं। तो लाउसिया नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए दोनों तरफ अभिक्रिया के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ हर एक तत्व के जो भी परमाणु है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम उनको संतुलित करते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाएं। ठीक है। 5वां पॉइंट है पदार्थों की भौतिक अवस्था उनके आगे कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है। ताप तथा दाब व उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। अगर अभिक्रिया में किसी को ताप देने की ज़रूरत पड़ी, प्रेशर अप्लाई करना पड़ा या कोई कैटलिस्ट उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ी तो वो हम एरो के यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। चलो 6th वाला हो गया। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया आपने लिख दी लेकिन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इधर फेरस 1 ही है इधर फेरस 3 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद तो अपने को पता है लेकिन उनकी संख्या बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है वो मतलब, तो फिर ऐसे समीकरण को हम ढांचा समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण। समझ गए होंगे आप बात। अगर समझ गए हों तो कमेंट करके या लाइक करके मेरे को बता दें, मैं समझ जाऊंगा। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार मैं टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, साथ साथ में कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा। अगर उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसको बीच में बताऊंगा पहले कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हर बार पूछ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी अभिकारक हैं एरो के इधर वाले उनके चारों तरफ एक बॉक्स बनाओगे और जो भी उत्पाद हैं उनके दोनों तरफ भी बॉक्स बनाओगे। ठीक है, चारों तरफ। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या की गणना करोगे। मान लो आपने इसमें कितने परमाणु देखे, तो फेरस का है, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन, 3 तरीके के परमाणु है यहाँ पे, लिख लिए। अभिकारक में फेरस कितना है 1 और उत्पाद में कितने हैं 3। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितने हैं 2 और उत्पाद की तरफ भी 2 हैं बराबर। ठीक है। और ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये नंबर लिख लोगे। ये क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आगे का काम करना है और अगर बराबर बराबर होती तो फिर आप आगे का काम बिल्कुल नहीं करते। समझ गए होंगे आप बात, इस बात को। अब हम आगे की बात कर लेते थोड़ा सा। अब क्या करना अपने को, अब असंतुलित है ये, मानी कि दोनों तरफ बराबर तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वाधिक संख्या वाले परमाणु को संतुलित करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इधर कितना है 1 ही है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इधर 4 लगा दूंगा। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऑक्सीजन हो गए, क्या बोलो, हो गई, बिल्कुल हो गए। अब क्या करना है, अब शेष बचे हुए परमाणुओं को अनुमान विधि या फिर हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा क्या करोगे, आप संतुलित करोगे। कौन कौन बच गए, देखो जैसे मैंने यहाँ पर 4 लगाया ना, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। अब इन 2 को 8 बनाने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, तो हमने देखो यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा आयरन इधर 3 है तो इधर भी 3 करने पड़ेंगे। ये अनुमान विधि है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारे सारे नियम आपको याद नहीं रखने, बस एक बार समझ लो इनको, ताकि कम से कम पता होगी अपने नोट्स में या फिर सिलेबस में क्या है। बाकी जब आप सीख जाओगे 4-5 अभिक्रियाओं को संतुलित कर लोगे अपने हिसाब से, तो फिर इन नियमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत देखोगे और तुरंत सोल्व करोगे, समीकरण को संतुलित करोगे। समझ गए होंगे आप बात। चलो आगे चलते हैं। अब हम ये 4 लगाया था, फिर हमने 3 लगाया है और यहाँ पर आगे भी 4 लगा दिया है। इस तरीके से आपने आप देखोगे दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अब आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स लगाए हैं इन बॉक्स को हटा दोगे और उसके बाद में लिख दोगे। ठीक है, 5वां समीकरण। ये 6ठा पॉइंट अपने पास में, समीकरण की सत्यता की जांच हेतु दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या की गणना कर लेंगे। फिर से हम चेक कर लेंगे कि भाई क्या पता एक आधा और रह गया हो। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट है और इस हिसाब से आप करोगे तो संतुलित हो जाएगा। अब आगे मैं कुछ समीकरण दूंगा, उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोल ही देता हूँ यहाँ पे, मान लो आपके पास में H2SO4 है, प्लस में क्या है, कॉपर है, और इसको संतुलित करना पड़े आपको, तो ये तो देखो संतुलित ही होगा पहले से। मैं दूसरा लेता हूँ कोई एग्जांपल। मान लो आपके पास में कॉपर और कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर ये टूटेगा,
तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाएगा CO3। बताओ ये समीकरण पहले तो संतुलित है या नहीं है। अब बोलो कैल्शियम एक है का सी एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन एक और तीन, ओ सॉरी यहाँ पे 2 आएंगे, तो 2 और 1 ऑक्सीजन 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण संतुलित ही है। एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लो आपके पास में पानी है H2, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर से बिजली यानी करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। अब बताओ ये संतुलित है क्या, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 2 हैं, तो इधर भी 2 होने चाहिए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लगाओगे और ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इस बार कितने हो गए, 2 दूने 4 हो गए, ये गुणा होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन इधर करने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लो हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 हैं। इस तरीके से आपको तुरंत अनुमान विधि से सोल्व कर लेना है, कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। आगे जो समीकरण आएंगे उनको मैं संतुलित करके भी दिखाऊंगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आते हैं, टोटल मिलाकर के मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, इधर देख लो ध्यान से, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लो आप। मैं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पर टोटल मिला करके और मेन 4 अभिक्रियाएँ आएंगी। जैसे सबसे पहले आएगी संयोजन, ठीक है, दूसरी आएगी अपने पास में वियोजन, और तीसरी अपने पास में आएगी विस्थापन, और फोर्थ अपने पास में आएगी द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन आ गई। और इसके बाद में 4 हो गए ना, एक और 5वीं आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये आएंगे अपने पास में। तो अब अपने पास में जब संयोजन हम पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर से एक और अभिक्रिया निकल करके आएगी और वो होगी ऊष्माक्षेपी, ठीक है। पूरा मैं ब्रीफ ट्रेलर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ट्रेलर ध्यान से देखना, फिर फिल्म देखने में मज़ा आएगा। वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक और निकल करके आएगी, इसमें से अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी। विस्थापन अभिक्रिया में से कुछ नहीं निकल के आएगा। द्विविस्थापन में से एक और निकल के आएगी अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण। और रेडॉक्स में से निकल के आई गई हैं, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन। टोटल मिला के कितनी अभिक्रिया होंगी, गिनो देखो, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ठीक है। और इसके अलावा ये अभिक्रिया एक और मान लो 9, और ये मान लो 10, तो टोटल मिला करके 10 अभिक्रियाएँ हो गई आप लोगों की, ठीक है। 10 अभिक्रियाएँ आपको पढ़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब ध्यान देने लायक दोबारा से अपना बात आ रही है इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी अभिक्रियाएँ मैं बताऊँगा उनकी परिभाषाएं याद आपको हो जाएंगी। इस चीज़ का मुझे पता है, बहुत से बच्चों का मैंने जब देखा है तो उनको अभिक्रियाओं की जो डेफिनेशन है वो आराम से याद हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। दिक्कत कहाँ पे होती है वो भी बता देता हूँ, इस चीज़ पे गौर करना आप लोग। दिक्कत यहाँ पर होती है कि अभिक्रिया के एग्जाम्पल याद नहीं होते। एग्जाम्पल याद नहीं होते तो वो कैसे होंगे, बहुत गौर से देखने से और समझने से और उनकी प्रैक्टिस करने से होंगे, फिर वो सीधी सी बात है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे उनको आप ध्यान से देखेंगे, हो जाएगी प्रैक्टिस, खुद से लिखेंगे, उनको सोल्व करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे, हो जाएंगे आराम से। देखते हैं, बहुत आसान आसान अभिक्रियाएँ हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना एक बार। इसमें एक तो मैग्नीशियम जुड़ रहा है और एक ऑक्सीजन, 2 चीज़ें मिल करके और एक अकेली चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे देंगे, संयोजन। संयोग होना, 2 से मिलकर क्या बन गया, 1 बन गया, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक ही उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है, ये दिख रहा होगा आपको साफ साफ, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, वो सॉलिड अवस्था में है इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है।
तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसको पानी में घोलते हैं। पानी में घोलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो घुलनशील होता है पानी के अंदर। साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है। अब इस अभिक्रिया को हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका यूज़ हम अपने घरों में करते हैं। कैसे? ये जो है, ये वही पदार्थ है जिसको आप मार्केट से लेकर के आते हो अपने घरों में सफ़ेदी करने के लिए। कट्टे के अंदर आता है, ठीक है, सफ़ेद कलर का। और उसको लाते ही आप मटके के अंदर पानी डाल के और उस पानी के अंदर डालते हो। जैसे ही पानी के अंदर डालते हो तो उबलने लगता है और उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलने लगती है। और साथ में जो उसके अंदर जो सब्सटेंस बना हुआ है, अब द्रव्य बचा हुआ है, वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। समझ गए होंगे? तो इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का एक साधारण नाम भी होता है जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब जब पानी में डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट और बढ़िया बात आती है, वो क्या है? यहाँ पे देखो आप, जब आप इस पानी को, जो आपने बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बनाया है, इसको जब दीवारों पर लगाते हैं, लाए दीवारों पर लगाने के लिए तो लाए हम लोग, तो इस उपरोक्त अभिक्रिया में जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करता है। वायुमंडल में बहुत सारी CO2 है। दीवारों पर पूत देने के बाद में, हाँ, दीवारों पर लगा देने के बाद में क्या होगा? हाँ, देखो, उपरोक्त अभिक्रिया में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको वायुमंडल की CO2 के अंदर से, वो जो CO2 होती है, उससे अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यानी कि जो ये बुझा हुआ चूना है, ये CO2 से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और साथ में जो जलवाष्प है, वो गैस के रूप में निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब क्या करना है आपको? अब ध्यान दो, ये जो आपने बनाया है क्या, CaCO3, इसकी वजह से ही 1 या 2 दिन के बाद में आपको दीवारों पर बहुत अच्छी चमक दिखाई देती है। आगे जाके क्वेश्चन भी है ये कि ये चमक क्यों दिखाई देती है, चमकने क्यों लगती है दीवारें? तो इसका कारण यही है कि हमने दीवारों पर तो ये लगाया है, लेकिन दीवारों पर ये लगाने के बाद में इसने आसपास की CO2 से अभिक्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और ये है वो एकदम सफ़ेद सब्सटेंस, सफ़ेद पदार्थ। क्यों? क्योंकि यही तो सूत्र होता है संगमरमर का भी, तो संगमरमर के जैसा बन जाता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना, उससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बात आती है दूसरे नंबर पर, जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम दूसरा नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में देखो। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक होगा और वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर लेगा, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण की बात आती है। मैंने फिर से आपको यही बोला था कि अभिक्रिया की परिभाषा याद हो जाएगी, उदाहरण अपने को थोड़े से मुश्किल लगेंगे। उदाहरण आपको देखना है यहाँ पर। सबसे पहले, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अंदर हमने उष्मा दी, उष्मा देते ही वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा एक ही अभिकारक था, इससे कितने बन गए? 2 बन गए। इसलिए हम इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एक और उदाहरण है आपके पास में, फेरस सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना साथ में, ठीक है। इसको क्या लगा लोगे? इम्पोर्टेंट। चलो देखो कैसे है, क्या है, पूरा देखो। फेरस सल्फेट होता है, उसको आप क्या करोगे? थोड़ा गर्म करोगे, उष्मा दोगे उसको। गर्म करते ही वो किस में कन्वर्ट होगा? एक तो फेरस ऑक्साइड में, सॉरी फेरिक ऑक्साइड में, और एक बनेगी SO2। ये 8 नहीं है, क्या है? एक तो SO2 गैस है, और प्लस में क्या है? SO3 गैस है। समझ गए? तो इस तरीके से आप देख लो, 3 चीज़ें बन रही हैं। एक ही अभिकारक था, उससे 3 उत्पाद बन गए, तो इसको हमें वियोजन ही बोलेंगे। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, आपको पता हो तो। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली, ऊष्मीय अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के वियोजन हेतु ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं। उदाहरण के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो वो 2 भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में। लेड नाइट्रेट, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लो, ये भी क्या लगा लो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है। NO2 गैस जो होती है वो भूरे रंग की होती है। कैसे रंग की? भूरे, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा रंग, ऐसी गैस होती है ये। और साथ में एक ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। याद रह जाएंगे एग्जाम्पल? चलो ठीक है। विद्युत अपघटन, ये दूसरा एग्जाम्पल है उसी का, अपघटन का दूसरा पार्ट। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के वियोजन के लिए आपको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी एक है वो 2 या 2 से अधिक में टूटेगा। जैसे H2O है, H2O के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो आपके पास में हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर बनेगी। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, माइनस वाला टर्मिनल। और ऑक्सीजन है वो एनोड पर बनेगी। एनोड क्या होता है? प्लस वाला, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको हमें एनोड बोलते हैं। तीसरा प्रकार होता है भाई प्रकाश अपघटन। अगर मान लो अपघटन अभिक्रिया है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक के वियोजन हेतु प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HBr है वो टूट करके सूरज की लाइट में H2 और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से AgBr टूट के Ag और Br2 में, AgCl टूट करके Ag और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। AgCl का कलर कैसा होता है भाई? सफ़ेद होता है। और Ag कैसे कलर का होता है? दूसरा। Ag कौन है पता आपको? Ag आपका सिल्वर है, यानी कि चांदी है, ठीक है। तो इसके बाद में आपकी 2 अभिक्रियाएँ कंप्लीट हो गई है। हमने इसको बैलेंस करना सीख लिया है। और अब तीसरे नंबर पर अपनी अभिक्रिया जो आती है वो आती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक वो मार्केट से लाए थे कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में मिलाया था, पानी में मिलाने पर ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, अगर हम मेथेन, एक गैस होती है जो कि फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में काम आती है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, थोड़ा सा जलवाष्प बनती है और ऊष्मा भी निकलती है, खूब सारी ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। जब ग्लूकोज आपके बॉडी में जाता है, आपके शरीर में जाता है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है, 6 और 6 है ये, और ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। इसलिए इसको भी हम, आपके अंदर बॉडी में श्वसन होता है ना, श्वसन, ये श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया पूरी की पूरी, इसलिए श्वसन को भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला गया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा वनस्पति का अपघटन भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वनस्पति यानी कि जो भी आप सड़े गले पदार्थ छोड़ देते हो, उनका अपघटन हो जाता है, सड़ जाते हैं, वो सड़ना भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन उसमें ऊष्मा बहुत कम निकलती है, इसलिए महसूस कम होता है अपने को, ठीक है। इसके अलावा इसी के अपोजिट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो अभिक्रिया होगी, वरना होगी नहीं कंप्लीट वो। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण करते हैं, वो चूसते हैं ऊष्मा को, तब जाके वो होती है पूरी। तो ऐसा एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले देखा था आपने, लेड नाइट्रेट है, टूटेगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, ये हल्के भूरे और लाल रंग की गैस बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने 2 अभिक्रियाएँ यानी कि 4 अभिक्रियाएँ पूरी कर ली हैं। इसके बाद में अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये थोड़ी सी अटपटी लगे आपको तो दूसरी परिभाषा भी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके कंपाउंड में से यानी यौगिक में से, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस है और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। इसके अंदर आप थोड़े से लोहे की कील डाल देना, ये फेरस आयरन ही तो होता है, लोहा। आपके यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर फेरस सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर बन जाएगा, और इस तरीके से आप क्या बोलोगे, ये कॉपर की जगह
जो ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व यानी कॉपर को उसके यौगिक में से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे चला गया, इसलिए विस्थापन हो गया। इसी तरीके से जिंक इस कॉपर को हटाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। लेड इस कॉपर को हटाएगा तो ये लेड क्लोराइड बना लेगा, कॉपर बेचारा अलग चला जाएगा। Zn रंगहीन होता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि फेरस इस कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, या फिर लेड ज़्यादा क्रियाशील है? तो ये क्रियाशीलता हमें एक टेबल याद करनी पड़ती है, वो ये है। पोटेशियम ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, एच जी यानी मरकरी, ए जी यानी सिल्वर, ए यू यानी सोना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली यानी मरकरी, उसे ओडी, ए जी ए यू। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली उसे ओडी, ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, याद रह जाएगा, पता चल जाएगा आपको। बस अपने को तो जुगाड़ करना है, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है, इसके बाद में अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक के दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह है या फिर आयन आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो, एक एग्जाम्पल दो आप, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर BaCl2 है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम तो चला जाएगा इस बेरियम की जगह और बेरियम आ जाएगा इस सोडियम की जगह, ऐसे आपस में एक्सचेंज होगा। तो जब बेरियम इसके पास आएगा तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट, सोडियम यहाँ पर चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएंगे आपके पास में। आराम से देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो तो ये क्या है? ओ माय गॉड। देखो, आ गई होगी बात समझ में। नहीं आई तो इसको ध्यान से एक बार देख लो आप, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड है और ये बेरियम सल्फेट है। अब एक चीज़ ध्यान दो आप, नोटिस करना चीज़ कि बेरियम सल्फेट जो है वो पानी में घुलता नहीं, यानी सॉलिड रूप में है, ठोस है। और घुलेगा नहीं, जो चीज़ घुलती नहीं हो पानी में वो क्या करेगी? नीचे पेंदे में जाके बैठ जाएगी। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे उत्पाद जो कि पानी में घुलते नहीं हैं उनको अघुलनशील उत्पाद बोलते हैं, और इन अघुलनशील उत्पाद को ही हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। और इस अभिक्रिया के अंदर आपके पास में एक अवक्षेप बना है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगली अपनी अभिक्रिया हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें हम क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, और अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर आ गई हो तो आगे हम बात कर लेते हैं। अभिक्रिया में बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब बात आती है ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन, सॉरी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ के अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। देखो, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का समावेश होता है, यानी जुड़ना, तथा हाइड्रोजन उसमें से अगर निकल जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल आपके पास में, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया? CO2 के अंदर ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो गया, प्लस में ऊष्मा भी निकलती है। इसके अलावा H2S है, ये क्या है? H2S। H2S के अंदर मान लो क्या हो गया? H2S है ये, इसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया? H2O बनेगा एक तो, ठीक है, और प्लस में सल्फर बनेगा। अब सल्फर के अंदर से हाइड्रोजन निकला है,
किसके अंदर से निकला है? सल्फर में से। या फिर पूरा बोल सकते हो H2S में से H2 निकल गया और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब H2S में से H2 निकला, हाइड्रोजन निकला, इसलिए H2S का और सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपचयन अभिक्रिया भी इसका ही सगा भाई है, या सगा तो नहीं बोल सकते, जुड़वा भाई है, जो थोड़ी बहुत समानताएं रखेगा लेकिन थोड़ा उल्टा रहेगा वो। अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना, ध्यान रखना, याद रखना, उल्टा थोड़ा सा वहाँ पर जुड़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का समावेश होता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो क्लोरीन का अपचयन हो गया HCl के अंदर। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर बन गया, इसलिए हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो आप लोग कि भाई यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकला है तो ये ऑक्सीजन जुड़ा किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। और ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी कि इसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हुआ है और इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया? इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी हो गया। बिल्कुल सही बात है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अगर हो गया तो हम बोल सकते हैं एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हुआ है और क्या हुआ है? अपचयन भी हुआ है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर एक का तो ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, यानी ऐसा बोल दो फिर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ ही होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक अभिकारक तथा ऑक्सीकरण इसका क्या मतलब? एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। अभिक्रिया ठीक है, अपचयन होता है। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, सही कर लेना। देखो आगे क्या है, जैसे कि अब एग्जांपल लो, रेडॉक्स के एग्जांपल आ रहे हैं। वो ऊपर वाले भी रेडॉक्स के एग्जांपल है, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे वही आएगी, वापस लिख सकते हो आप। जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। अब आपको प्रश्न ऐसे पूछ जाएगा कि बताओ इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हुआ? तो ऑक्सीकरण होगा कार्बन का। अपचयन किसका हुआ? जिंक का मत बोलना, अब बोलना जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। ठीक है। अब इस अभिक्रिया में देखो, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसमें HCl मिलाया जाएगा थोड़ा बहुत, तो क्या होगा? मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। ये लो, तो मैग्नीज में से ऑक्सीजन निकला, मैग्नीज ऑक्साइड में से, तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हुआ और HCl का ऑक्सीकरण हुआ। इसी तरीके से आप चलेंगे आगे, तो ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरीके से अपना एक और टॉपिक आता है भाई, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण एक ऐसी घटना है जिसमें धातुएं वायु में स्थित पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर या फिर H2S गैस यानी कि और अम्ल, इन सब के साथ में अगर अभिक्रिया कर लेते हैं, आदि से अभिक्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे धातु की मात्रा निरंतर कम होती जाती है और नया उत्पाद उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें धातुएं वायु में उपस्थित पदार्थों से अभिक्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं और धातुओं की मात्रा कम होती जाती है। ऐसे प्रक्रिया को हम संक्षारण बोल सकते हैं। ठीक है, संक्षारण समझ में आ गया। अब हमें क्या होना चाहिए? अब हमें पता होना चाहिए कि ये संक्षारण क्या कोई खतरनाक घटना है या फिर काम की चीज़ है। तो चलो एक चीज़ और आती है यहाँ पर, लोहे के अंदर यदि संक्षारण होता है तो लोगों ने उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है। लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग लगने को रस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और संक्षारण को कोरोजन बोलते हैं। संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी धातु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, फेरस है वो ऑक्सीजन से और पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? Fe2O3 पॉइंट X H2O। X के मॉलिक्यूल यहाँ पर लगभग 6 लिए जाते हैं, 6 जल के अणु। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर जो भी ये फॉर्मूला बना है, प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा।
ये लो पॉइंट। ठीक है, अब चलो आगे। इस ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये जंग का बन गया, यानी लाल भूरा पदार्थ होता है। इसके अलावा अगर मान लो सिल्वर आपके पास में Ag, वो H2S से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? Ag2S बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा? H2 गैस भी बनेगी, यानी सिल्वर सल्फाइड गैस भी बनेगी जो काले रंग का होता है। कॉपर है वो वायुमंडलीय भी है, CO2 से अभिक्रिया करके और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और इसलिए इसके अंदर भी ऑक्सीकरण हुआ है और ये हरे रंग का पदार्थ बना लेता है। ये हम आगे की बातों में चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर वापस से आएगा ये। चलो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, संसारण एक अच्छी घटना है या हानिकारक है? हानिकारक, या हम जो लोहे का सामान लेके आते हैं वो तो खराब हो जाता है, अगले साल दोबारा लाना पड़ता है। तो संसारण एक हानिकारक घटना, क्योंकि इससे कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा अन्य लोहे की वस्तु खराब हो जाती है। अब क्षतिग्रस्त लोहे को अगर बदलना पड़े तो बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा भी खर्च होता है। इसलिए हमें संसारण से बचने के कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। वो क्या हो सकते हैं कि वस्तुओं पर हम पेंट कर सकते हैं, तेलीय पदार्थ लगा सकते हैं, ग्रीज लगा सकते हैं, गैल्वेनीकरण या जैसे लेपन कर सकते हैं। ये सभी हम 3 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सबको एक एक करके। ठीक है, जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा मिश्र धातु बना करके भी लोहे को या फिर धातुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है विकृत गंधिता। कुछ भोज्य पदार्थ जिनमें तेल अथवा वसा होती है और वायु में उनको खुला छोड़ने पर उनके स्वाद में या गंध में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है। इस घटना को ही हमें विकृत गंधिता कहते हैं। यदि यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। ठीक है, और विद्युत विकृत गंधिता से बचाव के उपाय अगर हमें कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि हमें उन तेल या फिर वसा युक्त पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ आते हैं, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीकरण को होने ही नहीं देते। ऐसे पदार्थ उनके अंदर मिला सकते हैं तो वो खाने की चीज़ें वो खराब नहीं होंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस भरकर, कोई भी पैकेट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मत भरो, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दो। आपके चिप्स के पैकेट आते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन गैस आती है, जिससे कि लंबे टाइम तक वो ख़राब नहीं होते हैं। तापमान में कमी करके, यानी कि उन खाने की चीज़ों को ठंडे जगह पर रख सकते हो आप, जैसे फ्रिज के अंदर रख दें, तो फिर हम विकृत गंधिता से बचाव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है, दिक्कत है, तो मेरे को आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आराम से मिल सके। इस चैप्टर के क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं अब, और क्वेश्चन आंसर के वीडियो अगर आपको पहले चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि पहले क्वेश्चन आंसर कराओ, वरना मैं क्या कराऊंगा, सीधा क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है अमल छार, उसके मैं नोट्स आपको करवाने वाला हूँ। और सारे चैप्टर के नोट्स हो जाने के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाएंगे। ठीक है, जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम के मॉडल पेपर, वो सारी चीज़ें लास्ट की बातें होंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अब रेगुलर आपको क्लास 10th का जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा। अगर आप ये जो 2 महीने के जो मटेरियल बनाऊंगा मैं, ये सारे भी देख लेते हो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 महीने में देखो, 15 दिन में देखो। ठीक है, तो ये मटेरियल अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर बनाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। माइकल लाल भी समझ गए होंगे आप बात है। हाँ, तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और जोश के साथ में लग जाइए तैयारियों में। नोट्स आप बना लिए होंगे, पूरा जोश के साथ अब पढ़ाई करनी है। आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप अगर आप लाइव कर देते हो, थोड़ा कमेंट कर देते हो, तो आपके जो द्वारा दिया जाने वाला प्यार है वो हमारे तक पहुंचता है। इसी प्यार को बरकरार रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।